हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। अपना चल रहा था बच्चों न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, और न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर अलग अलग वैरायटी के कंसेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, वो आपको बता दी। अब स्टार्ट करेंगे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट चल रहा है, फिर बाकी प्रॉब्लम्स तो एक साथ करेंगे सही हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं बच्चों। एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ के अंदर बताया बच्चों कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट action and reaction both are acting on different bodies। एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होती हैं बच्चों। जहां कहीं भी मैं आपसे कहूं कि यार यहां एक्शन रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, यह पहले चेक करके बताइए। तो आपको दो फोर्स को ढूंढना होगा जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होने चाहिए, जिसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हो बच्चों, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे कि मैं कहूं अगर आपसे कि मान लो कि ये एक m1 मास की बॉडी है और ये m2 मास की दूसरी बॉडी है, दोनों के सेंटर्स के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन है बच्चों r, तो इनके बीच में लगता है एक अट्रैक्टिव नेचर का ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 के इफेक्ट से m2 पर लगता है बच्चों, इसको लिखते हैं हम F21, सेकंड पर फर्स्ट की वजह से, और सेकंड की वजह से फर्स्ट पर लगता है बच्चों एक अट्रैक्टिव नेचर का, इसको लिखते हैं F12। दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट दिख रहे हैं और ये अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन और रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब कुछ इस थर्ड लॉ पर है तो थ्योरेटिकली लॉ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं बच्चों इसके, जिनको आपको समझना पड़ेगा। 4-5 पॉइंट हैं, उनको देख लीजिएगा। पहली बात तो कि एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बच्चों, यानी F12 का जितना मैग्नीट्यूड होगा F21 का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, बट दे नेवर कैंसल टू ईच अदर। पर दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं। हां, अगर एक ही बॉडी पर लग रहे होते, जैसे मैं कहूं ये पेन है मेरे पास, मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से मैं इसको इधर पुल करूं और 10 न्यूटन के फोर्स से इधर पुल करूं, खींचा मैंने, तो बॉडी क्या इक्विलिब्रियम के अंदर है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक ही बॉडी पर थे इसलिए कैंसिल हो गया, पर यहां पर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट, पर अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, दूसरी बात को देखें जरा ध्यान से। सेकेंड पॉइंट यहां लिख देता हूं, सेकेंड पॉइंट को एक्शन एंड रिएक्शन
इसको ज्यादा अच्छा होगा ऐसे लिखो, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल because force is always possible in action reaction form। कोई भी दुनिया में एक अकेला फोर्स नहीं हो सकता बच्चों, फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन फॉर्म के अंदर ही होगा, कोई सा भी फोर्स हो चाहे वो, ठीक है। हाँ, रियल फोर्स की बात मैं कर रहा हूं, इमेजिनरी फोर्स की बात मैं नहीं करूंगा। चलिए बच्चों तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जरा। तीसरा पॉइंट, ऑल म्यूचुअल इंटरेक्शन। अच्छा, एक्शन पहले, तीसरा पॉइंट ऐसे ले लेते हैं अपन। एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल in all states of the body, all states of the body। बॉडी चाहे रेस्ट स्टेट के अंदर हो बच्चों, चाहे बॉडी मोशन स्टेट के अंदर हो। मान लो कोई बॉडी है तो इस बॉडी का वेट mg ऐसे लग रहा होगा बच्चों, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट होगी। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप देखोगे तो ग्राउंड और बॉडी दोनों को सेपरेट कीजिए, बॉडी का वेट इस सरफेस के थ्रू इस ग्राउंड पर एक्सर्ट होता है और इस ग्राउंड के द्वारा बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है। तो यहां पर n और mg दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बच्चों, डायरेक्शन में अपोजिट है और अलग अलग जगह पर लग रहे, ग्राउंड पर लग रहा है, एक बॉडी पर लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म हो गया, AR पेयर बन गया बच्चों। ये रेस्ट स्टेट के अंदर थी बॉडी, तो रेस्ट स्टेट के अंदर भी अपने पास में लगता है बच्चों एक्शन रिएक्शन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से या एक्सेलरेटेड मोशन से मोशन कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों उससे, नॉर्मल रिएक्शन लगनी है ऐसे, mg लगना ही है ऐसे, तो ये तो वैसे भी मोशन स्टेट के अंदर भी एक्ट हो रहा है और रेस्ट स्टेट के अंदर भी एक्ट हो रहा है। तब ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर एक्शन रिएक्शन लॉ जो होता है वो हर स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होता है बच्चों। चलिए चौथी बात को देखेंगे बच्चों। फोर्थ पॉइंट, ऑल म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑलवेज follows the एक्शन रिएक्शन लॉ। जितने भी म्यूचुअल इंटरेक्शन होते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब होता है बच्चों एक के इफेक्ट से दूसरे पर और दूसरे के इफेक्ट से पहले पर लगने वाले इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज पर और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज पर इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का यहां पर है। दोनों अगर सिमिलर नेचर के होते तो रिपल्सिव नेचर का होता। तो ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है बच्चों, दोनों चार्जेस के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन। दो अगर मासेस होंगे तो वो भी म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा बच्चों। यहां पर भी म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में। तो जितने भी म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं ना बच्चों, वो सभी एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। कभी कभी सवाल यहां पर ऐसे बन जाता है बच्चों कि जैसे एक सवाल मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे सवाल, जैसे कि मैंने आपको एक सेकंड लॉ के अंदर भी बोला था कि अगर ऐसा कोई सवाल आया तो 95% स्टूडेंट गलत जवाब देंगे, और वो था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ फॉर द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू विच लॉ ऑफ मोशन। तो जवाब था थर्ड लॉ, पर बॉडी के लिए अपने पास में था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही यहां पर भी एक सवाल है बच्चों जो कि बड़ा प्यारा सवाल है, विच
यूनिट ऑफ एक्शन। ऑप्शन दिए गए आपको न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड, न्यूटन जूल। ये सवाल अगर आ जाता है बच्चों मान लो मेडिकल के अंदर, तो डेफिनेट बात बता दूं आपको 95% स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड ही टिक करके आएंगे, तो -1 गिफ्ट तैयार मिलेगा उनको। क्यों बोले सर? एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर है तो फोर्स है। कहां पेयर है? एक्शन ही लिखा हुआ है सिर्फ। वो तो एक्शन के साथ अगर रिएक्शन लिखकर वो दे देता ऐसे, तब तो पेयर पूरा हो गया ना भाई, तब तो फोर्स बन गया, न्यूटन आंसर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहां रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है बच्चों, सिर्फ एक्शन लिखा हुआ है। तब एक्शन होता क्या है? वर्क इनटू टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं, वो तो पावर हो जाता है कि आपने कितने समय तक वर्क किया है, एक्शन कितने समय तक किया है। वर्क इनटू टाइम। वर्क की यूनिट जूल होती है बच्चों, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो हमारा आंसर जाएगा जूल सेकंड के बराबर। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। फिर सवाल ऐसे भी बहुत पहले पूछे जाते थे बच्चों, अब तो नहीं पूछा जाता। ठीक है, कितने एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पर होंगे, ऐसे करके सवाल बनता था। सिस्टम आपको दे दिया गया ऐसे कि यहां पर एक पेंडुलम बॉब को लटका दिया, यहां अर्थ बना दी और पूछा कि बताओ यहां कितने एक्शन रिएक्शन पेयर, इस पूरे सिस्टम के अंदर कितने एक्शन रिएक्शन पेयर काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने एक्शन रिएक्शन पेयर। अर्थ का मास कैपिटल एम है बच्चों, बॉब का मास स्मॉल एम है, तो इन दोनों मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव नेचर का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बच्चों। तो ये हमारा पहला एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, फर्स्ट एआर पेयर। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इस बॉब की वजह से स्ट्रिंग टाइट होगी, एक टेंशन जनरेट होगी इसके अंदर, तो ये बॉब इस रिजिड सपोर्ट को भी अपने साथ पुल करने की कोशिश कर रहा होगा और ये रिजिड सपोर्ट इस बॉब को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये इसको पुल करने की कोशिश कर रहा होगा और ये रिजिड सपोर्ट इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहां पर ये हमारा सेकंड एआर पेयर हो गया बच्चों, सेकंड एआर पेयर। तो यहां पर दो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ये टेंशन है। और यही रीजन है कि टेंशन को जब भी आपको रिप्रेजेंट करना हो किसी धागे के अंदर, तो टेंशन को हमेशा दो अपोजिट एरो सिंबल टुवर्ड्स ईच अदर से ही रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इस टेंशन का ही केवल इस धागे का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बच्चों, तो टेंशन को हमेशा दो अपोजिट एरो सिंबल टुवर्ड्स ईच अदर से ही शो करना है। ध्यान रखना, अर्थ ने बॉब को पुल करने की कोशिश करी तो बॉब अर्थ को पुल करने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की बदौलत। अब ये इसके वेट की वजह से इस रिजिड सपोर्ट को खींचने का प्रयास करेगा नीचे की तरफ और रिजिड सपोर्ट उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो यहां पर ये टेंशन इस प्रकार से, इसको खींचा बॉब ने ऐसे और इसने रोका बॉब को ऐसे। तो ये टेंशन फोर्स जो यहां पर, अब आप कहोगे सर ये तो एक ही बॉडी पर एक्ट हो गया, एक ही बॉडी पर नहीं है बेटा। ध्यान से देखो, अगर आप रिजिड सपोर्ट, धागा और पेंडुलम बॉब, ठीक है, तीनों को अगर आप अलग अलग कर देते हैं तो ध्यान से देखो, रिजिड सपोर्ट की वजह से ये इसको पुल करने की कोशिश कर रहा होगा और ये रिजिड सपोर्ट इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये अलग अलग हैं क्योंकि पर ये इससे कनेक्टेड है, तो इसलिए अपन धागे में ऐसे ही टेंशन बताते हैं हमेशा। ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसको यहां से ब्रेक कर दीजिएगा कि साहब ये बॉब ने इसको पुल किया, ये इसने रोकने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्शन रिएक्शन पेयर का कंसेप्ट बनेगा। अब सवाल और कैसे बनते हैं बच्चों, यहां पर थ्योरेटिकल सवाल ही बनते हैं पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों ऐसे कि ये एक सेल बोट है, सेल बोट, यहां पर इस पर एक सेल लगी हुई है, ये सेल, और यहां एक फैन रखा हुआ है इसके ऊपर, फैन।
और बोट पानी के अंदर फ्लोट कर रही है बच्चों, तैर रही है। सवाल पूछा गया कि अगर इस फैन से सेल पर विंड को ब्लो किया जाए ऐसे, तो देन बोट, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया जिस डायरेक्शन में विंड को ब्लो करोगे बोट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। दूसरा दिया गया जिस डायरेक्शन में विंड को ब्लो करोगे बोट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में चली जाएगी। तीसरा दिया गया बोट रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाएगी। चौथा दिया बोट रेस्ट में ही रहेगी। तो जनरली बच्चा जवाब देता है कि सर जिस डायरेक्शन के अंदर विंड को आपने ब्लो किया है बोट उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। या कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर एक्शन रिएक्शन, इसने एक्शन किया रिएक्शन के बदौलत इधर चल, अरे ये रेस्ट में रहेगी। क्यों रहेगी? फोर्स विंड की वजह से जो फोर्स लगाने वाला सोर्स है वो फैन है। फैन ने विंड को ब्लो किया तो इस पर ये विंड जाकर टकराई और ये एज ए एक्शन इस पर काम करेगी, तो इसकी रिएक्शन लगेगी बच्चों इस फैन पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेल जो है वो बोट का ही पार्ट है और फैन जो है वो भी बोट का ही पार्ट है। यानी कि सेल एंड फैन बोथ आर द पार्ट ऑफ बोट। सेल एंड फैन आर द पार्ट ऑफ द boat. So here action and reaction are working as internal force. इंटरनल फोर्स की तरह वर्क करेगा बच्चों, क्योंकि ये तो जैसे मैं खुद, ठीक है, मान लो मैंने खुद अपने हाथों से अपने कमर पर ऐसे हाथ रखा और अपने आप को धक्का लगाया, तो क्या मैं मूव कर सकता हूं? नहीं बच्चों, क्योंकि हाथ भी मेरे ही और कमर भी मेरी है भाई। हाथ भी मेरी है, कमर भी मेरी है, तो अपने हाथों से मैंने कमर पर धक्का लगाया तो ये तो पूरे सिस्टम पर एक इंटरनल फोर्स हुआ ना भाई। और कोई भी सिस्टम इंटरनल फोर्स से कभी भी मोशन नहीं कर सकता, इसलिए बोट रेस्ट में ही रहेगी। सो दैट बोट इज एट रेस्ट। ठीक है, सो हियर एक्शन एंड रिएक्शन आर वर्किंग एज इंटरनल फोर्स सो दैट बोट इज एट रेस्ट। बोट रेस्ट में ही रहेगी बच्चों। अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल है। दूसरा सवाल यहां पर पूछा जाता है बच्चों ऐसे कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है भाई, और इस पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रख दिया गया है। थ्योरेटिकल सवाल है, ध्यान रखना। सवाल पूछा जाता है कि व्हेन वी ओपन द कैप ऑफ बॉटल देन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ऑप्शन दिए जाते हैं इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो जवाब होगा बच्चों फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। रीजन कि जैसे ही आप, रीजन को समझना ध्यान से, जैसे आप इस बॉटल के कैप को ओपन करेंगे बच्चों तो इसमें है कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, ध्यान रखना, ये कोल्ड ड्रिंक है बच्चों। तो आपको पता है यार कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है बच्चों CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहां पर जैसे ही कैप को ओपन करोगे इसमें से रिलीज होगी CO2 गैस। CO2 गैस एज ए एक्शन रिलीज होगी, एज ए एक्शन, तो उसकी रिएक्शन लगेगी नीचे की तरफ बच्चों। तो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ CO2 गैस रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इंक्रीज एंड आफ्टर रिलीजिंग होल CO2 गैस रिएक्शन बिकम्स 0 सो दैट रीडिंग विल रिड्यूस। सबसे पहले CO2 गैस जब एज ए एक्शन बाहर आएगी तो पहले रिएक्शन की वजह से स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ेगी। तो फर्स्ट इंक्रीज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ
रिलीज्ड CO2 गैस। ठीक है, पहले तो ये होगा। देन आफ्टर releasing whole CO2 gas, reaction becomes decreases, so that reading will also decreases। तो पहले इंक्रीज होगी, बाद में डिक्रीज होगी बच्चों। ठीक है, तीसरा सवाल देखेंगे। दो तीन क्वेश्चन है ये जिनके सवाल आपको कंसेप्चुअली पता होने चाहिए बस। हाँ जी, तीसरा सवाल है बच्चों ऐसे कि वही अपने पास में एक स्प्रिंग बैलेंस दिया गया, उस पर एक कंटेनर को रख दिया बच्चों, कंटेनर में पानी भर दिया और सवाल बोला गया कि व्हेन वी डिप अ फिंगर इनटू वाटर नॉट टचेस एट द बॉटम। ध्यान रखना, आपने अपनी एक फिंगर को डिप किया, नॉट टचेस एट द बॉटम। द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ऑप्शन देता रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, नन ऑफ देम। तो जनरली बच्चे इसका आंसर देता रिमेन सेम। जो गलत आंसर है, सही आंसर है इंक्रीज, क्योंकि इसमें लग रहा है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब आप अपनी फिंगर को डिप करते हैं तो जितना वॉल्यूम फिंगर का इंसर्ट होगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर का बायोन्सी फोर्स आपको यहां पर मिलेगा। जो फिंगर पर एक्ट होगा तो उसकी रिएक्शन जो होगी वो नीचे लग रही होगी, रिएक्शन ऑफ बायोन्सी फोर्स। उसकी वजह से स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज होगी बच्चों। तो रीडिंग विल इंक्रीज, रीडिंग विल इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना करते हैं बच्चों। तो यहां पर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन थ्योरेटिकल लॉ था जो खत्म होता है, और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं बच्चों, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस एक बार समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को बनाने के लिए एक अजम्पशन लिया गया बच्चों। क्या अजम्पशन था? अजम्पशन रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट कर दिया गया बच्चों, यानी कि अर्थ का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है वो जीरो मान लिया गया। ठीक है, ये अजम्पशन ही जब करोगे तब जाकर आगे की बात समझ में आती है। अब आता है बच्चों कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है यार? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हाँ जी बच्चों, a fixed point due to which a fixed point which define the position location of the body object system a point which define the position oblique location of the body
नॉन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर यहां ब्रैकेट में लिखूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज इट्स ओन क्लॉक, उसकी खुद की एक घड़ी है। ठीक है, जैसे मैं कहूं यार बच्चों की एक बॉडी, मान लो ये ओरिजिन है, यही हमारा रेफरेंस है, तो इस रेफरेंस पर एक घड़ी हमने कंसीडर की हुई है, क्योंकि उसी के कंपैरिजन में आप पोजीशन देख रहे हो। तो आपने देखा यार कि मान लो जब घड़ी में एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं, तब इस बॉडी की पोजीशन यहां पर है, और इसके कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं 2,0,0 एट t इक्वल्स टू 10 AM। इसका मतलब जब यहां की घड़ी में 10 बज रही होगी तब ये पोजीशन यहां पर है। अब मान लो 10:02 पर बॉडी यहां पर आ गई AM पर, तो आप ये कहेंगे यार इसकी बॉडी की पोजीशन 4,0,0 हो गई। तो आपने 10 AM को क्या मान लिया 0, तो बोले 2 मिनट के अंदर ये बॉडी यहां पर आ गई। तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी होगा वो बॉडी की पोजीशन को या लोकेशन को डिफाइन करेगा, पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास में खुद की अपनी घड़ी होती है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का है बच्चों, एक इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ रोटेशन को आपने नेग्लेक्ट अजम्पशन में रखा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम की बच्चों। इनर्शियल फ्रेम, नाम से ही काम समझ में आ जाना चाहिए। इनर्शियल वर्ड जो है बच्चों डेफिनेटली इनर्शिया से बना होगा। तो ऐसा फ्रेम, और इनर्शिया कहां था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर था। इसका मतलब ऐसा फ्रेम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता हो, उसी को आप कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। अ फ्रेम विच फॉलो दी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करने वाला। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था क्या बच्चों, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में है तो यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में ही रहना चाहती है। कब तक, जब तक उसका इनर्शिया काम कर रहा है, मतलब कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाती ही तो इनर्शिया रेसिस्ट करना बंद कर देता और बॉडी के स्टेट में चेंज हो जाता है। तो हम यही कहते हैं जब तक इनर्शिया काम करता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब यह कि जब तक उस बॉडी में इनर्शिया काम कर रहा है तब तक ही फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा। यानी बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए। बॉडी की स्टेट या तो होनी चाहिए रेस्ट या होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर रेस्ट स्टेट में है तो भी फ्रेम इनर्शियल है और यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में तब भी फ्रेम इनर्शियल है। यानी उस फ्रेम में, अब देखो ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज है, अब इस फिजिक्स की लैंग्वेज से आप डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो मैं इसकी जगह पर आपको एक नई डेफिनेशन लिखकर दे देता हूं। अ फ्रेम, या यो लिखो, सिंपल शब्दों में लिखो, व्हेन acceleration of any body with respect to an inertial observer is 0, then body becomes inertial for the observer। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं आपको, ठीक है, तो आपको बातें जल्दी समझ में आएंगी डायग्राम के बिहाफ पर। देखो,
मान लो कि ये हमारे पास कोई भी एक ट्रॉली है बच्चों, और इस ट्रॉली पर मैंने एक बॉडी को रख दिया, एम मास की बॉडी को, और यहां पर है एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है बच्चों यहां पर, ये हम खुद हैं यहां पर, ये बात ध्यान रखना, ऑब्जर्वर। पर ऑब्जर्वर कैसा लेना बच्चों? इनर्शियल ऑब्जर्वर बोला है, यानी इस ऑब्जर्वर की दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो रेस्ट में होना चाहिए या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होना चाहिए, यानी खुद कभी भी एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 होना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ही ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि ऑब्जर्वर के पास कोई इनर्शिया होना चाहिए यार, या तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो या इनर्शिया ऑफ मोशन हो। पर अगर आपने कोई फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी काम नहीं करेगा भाई, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन भी काम नहीं करता है। क्योंकि फिर हो सकता है बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाए। तो हमेशा ऑब्जर्वर को आपको रखना है बच्चों रेस्ट के अंदर ही, या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। अब मान लो कि ये ट्रॉली इस डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, v से, तो जितनी वेलोसिटी ट्रॉली की होगी, बॉडी की वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। तो यहां पर बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब आपको पता, आपसे कहा जाए कि बता भाई ये बॉडी तेरे लिए कौन सा फ्रेम है, आप ऑब्जर्वर है, मैं आपसे कह रहा हूं बताओ भाई कौन सा फ्रेम है, तो इनर्शियल है। कैसे? आप चेक करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो आप यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0, ऑब्जर्वर का भी 0, तो 0, यानी कि इस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये बॉडी बन जाएगी इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि बॉडी रेस्ट में होती और ऑब्जर्वर ट्रॉली पर बैठकर मूव कर रहा होता। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब भी इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 ही होगा। और बॉडी तो रेस्ट में है बच्चों, तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो भी आप बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है और ऑब्जर्वर का 0 है, तब भी आप देखेंगे रिलेटिवली क्या होगा? 0। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये बॉडी हमारे लिए क्या बनेगी भाई? इनर्शियल फ्रेम बन जाएगी। ये तो बात है बच्चों इनर्शियल की। अब बात करते हैं जरा नॉन इनर्शियल की। पर ये ध्यान रहे, चाहे बॉडी कैसे भी मूव कर रही हो, ऑब्जर्वर हमेशा इनर्शियल ही होना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, और ये अच्छों के ढक्कन लगा देता है ये पॉइंट, क्योंकि बच्चा इसका मतलब तो समझता नहीं है, सिंपल तरीके से देखता, हाँ भाई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। अबे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, पहले ऑब्जर्वर का इनर्शियल होना जरूरी है। और इनर्शियल ऑब्जर्वर तभी कहला सकता है जब वो ऑब्जर्वर या तो रेस्ट कंडीशन में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में हो, तभी जाकर वो इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाएगा, वरना इनर्शियल ऑब्जर्वर ही नहीं होगा वो। बात करें जरा नॉन इनर्शियल फ्रेम की बच्चों। A frame which do not follow the first law of motion known as non-inertial frame। ऐसा फ्रेम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता हो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे बच्चों। पर ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन है भाई, अपन तो अपनी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर, खेल बिगड़ेगा ना तो यहीं पर बिगड़ेगा, ध्यान रखना आपका, यहीं पर बिगड़ेगा खेल। विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर इज
नॉन जीरो, देन बॉडी बिकम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम फॉर द ऑब्जर्वर। डायग्राम से बात को समझा देता हूं, समझिएगा डायग्राम से बातों को। फिर पूछूंगा मैं आपसे कि बताओ कौन सी बॉडी, कौन सा फ्रेम बनी है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। सबसे पहला काम, ऑब्जर्वर को इनर्शियल बनाओ। ठीक है, यह अपने पास में इनर्शियल, केवल लिखने से इनर्शियल नहीं बन जाता है, ध्यान रखना। इसका एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए। अब अगर मान लो कि यहां कोई ट्रॉली है, ट्रॉली पर एक बॉडी रखी हुई है, ट्रॉली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ए नॉट से, तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी बच्चों ए नॉट ही होगा। ऑब्जर्वर से कहा बता भाई कौन सा फ्रेम बना है, तो ये तुरंत कहेगा सर मेरे लिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि बॉडी का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन जब आप देखोगे तो बॉडी का एक्सेलेरेशन माइनस ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन, बॉडी का ए नॉट है, ऑब्जर्वर का 0 है, तो ए नॉट मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो एक्सेलेरेशन मिल रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है भाई। ठीक है, पर शर्त एक ही है, ध्यान रखना, ऑब्जर्वर अगर इनर्शियल है तो ये लायक है किसी भी इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम को ऑब्जर्व करने के। पर अगर ये खुद ही नॉन इनर्शियल है, यानी खुद ही एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है, तो ये दुनिया की किसी भी चीज को इनर्शियल कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं सकता है। सवाल जैसे मैं पूछूं अगर आपसे, तो बड़े प्यार से आप उत्तर गलत दे देंगे। ध्यान से देखिएगा इधर, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 2 ट्रॉली है मेरे पास, एक ट्रॉली पर मैंने बॉडी को रख दिया और एक ट्रॉली पर ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया। ये ट्रॉली ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रही है, ये भी ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रही है, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से जा रही है, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन भी ए होगा भाई, बॉडी का एक्सेलेरेशन भी ए ही होगा। और आपसे कहा कि बता भाई इस ऑब्जर्वर के लिए, इस आदमी के लिए बॉडी कौन सा फ्रेम है, बच्चा तुरंत देखेगा, बोले बॉडी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो बॉडी का माइनस ऑब्जर्वर का, बॉडी का भी ए, इसका भी ए 0। बोले सर इनर्शियल फ्रेम है, नहीं ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बोला सर क्यों, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 आ रहा है। मैंने लाख बार चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया कि भैया ऑब्जर्वर इनर्शियल ही होना चाहिए, ये खुद नॉन इनर्शियल है, ये तो नालायक बन गया, अब लायक तो रही नहीं किसी बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, जहां ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन आ गया वहां पर वो नालायक बन गया है। इसका मतलब ये लायक ही नहीं है किसी बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए। अब इसको दुनिया की हर बॉडी अब नॉन इनर्शियल ही दिखाई देने वाली है। मैं अगर यहां पर रेस्ट बॉडी भी रख दूं ना, रेस्ट, तो भी ये नॉन इनर्शियल है। जब ट्रेन के अंदर हम बैठे होते हैं और ट्रेन जब एक्सेलरेट होती है तो दुनिया की बाहर की हर चीज जो रियल में तो रेस्ट में है, वो मकान, पेड़, खलियान, सब चीजें रेस्ट में ही है, पर वो सब आपको पीछे दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि आप खुद नालायक उस वक्त। ठीक है, इसलिए आपको दुनिया की हर चीज एक्सेलरेटेड ही दिख रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि आप खुद नॉन इनर्शियल हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको केवल और केवल इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को ऑब्जर्व करना सिखाया। अब इस पर बेस कैसे सवाल आएंगे, कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।